वेलकम टू देव एमटीआर। आप देख रहे हैं 2026 की न्यू लॉन्च। ये है केटीएम की ड्यूक 390, वो भी 350 सीसी इंजन में आने के बाद ये बाइक पहले से 22% जीएसटी हटने के बाद भाई पूरे 62,000 पे सस्ती हो चुकी है। बाइक को चलाकर भी देखने वाले हैं कि इसका जो कंफर्ट है, जो हैंडलिंग है, जो सेफ्टी है, पावर परफॉर्मेंस है, वो क्या रहने वाली है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या अपडेट हुए हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। साथ में ड्यूक 390 और ड्यूक 390R की दोनों बाइक की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। इस केटीएम की ड्यूक 390 में टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस बाइक का जो इंजन है वो पहले से 50 सीसी यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। पहले 400 सीसी का इंजन था जिसमें 46 PS की पावर मिलती थी 39 Nm की टॉर्क के साथ, लेकिन अब इस बाइक के अंदर में आपको मिलता है 22% जीएसटी हटने के बाद, और ऊपर से ये बाइक 62,000 पे भी सस्ती हो चुकी है। तो 22% जीएसटी घटने के बाद और 50 सीसी इंजन छोटा होने के बाद अब इस बाइक के अंदर में आपको मिलता है यहाँ पर LC4C सीरीज का 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOSC 4 वाल्व OED2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन। ये इंजन आपको देता है 41.5 PS की मैक्स पावर 8,600 RPM तक, और ये इंजन आपको 33.5 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 7,000 RPM तक। पहले वाले इंजन के मुकाबले यहाँ पर बाइक के इंजन की जो पावर है वो 4.5 PS की कम हो चुकी है। जो टॉर्क है ये भी लगभग 5.5 से 6 Nm का कम हो चुका है। स्टील ट्रेलिस वाला फ्रेम है। इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर कर्व टाइप का एक बड़े साइज का लिक्विड कूल्ड वाला रेडिएटर है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन सेंसर दे रखे हैं। मफलर गार्ड भी आपको मिल जाते हैं। अगर पीछे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको 240 mm की पीछे में डिस्क ब्रेक मिलती है। 4.5 mm इसकी थिकनेस यहाँ पर रहने वाली है। डुअल चैनल ABS है, बाइक ब्रेक के कैलिपर हैं। पीछे वाला जो टायर है वो 150/60 ZR17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है अपोलो कंपनी का, और इसकी जो टायर की ग्रिप है ये साइड से थोड़ी सॉफ्ट होती है जिससे लीन करने में ये टायर आपको बढ़िया ग्रिप देने वाले हैं। पीछे में 5 स्पोक पियानो ब्लैक कलर का एलॉय है। यहाँ पर जो स्विंग आर्म है ये भी कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी का बना हुआ है। इस बाइक के रियर में WP एपेक्स वाला ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जिसको आप यहाँ से चाहो तो हार्ड या सॉफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्हील ट्रेवल है ये भी काफी अच्छा खासा है। सब फ्रेम है ये भी कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी का बना हुआ है। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं। डुअल टोन कलर का ये जो आर्टिफिशियल लेदर है, और इसके अंदर की जो फॉर्म है ये आपको काफी सॉफ्टर साइड मिलती है। 5'7" मेरी हाइट है। अगर मैं हाइट टेस्ट की बात करूं तो दोनों पैर मेरे विद एडी और पंजे के साथ पूरे जमीन को टच कर पाते हैं। मतलब इसको चलाने के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5 फीट 3 इंच भी होती है, तो आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। अगर पीछे में किसी को बिठा लोगे तो इसकी जो सीट हाइट है वो और थोड़ी सी कम हो जाएगी, सस्पेंशन दब जाएंगे। वैसे नॉर्मल जो इसकी सीट हाइट है वो 820 या 25 mm के आसपास रहती है। जब आप इस पर बैठते हैं तो 800 mm के आसपास चली जाती है। फ्रंट में 320 mm की यहाँ पर बड़ी साइज की डिस्क ब्रेक रहने वाली है। डुअल चैनल ABS है। राइडिंग के भी मोड मिलते हैं। यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर हैं और बाइक ब्रेक के कैलिपर रहने वाले हैं। बाइक के फ्रंट में WP एपेक्स सीरीज के यहाँ पर आपको मिलते हैं ओपन कार्टेज वाले 43 mm डायमीटर के अपसाइड डाउन USD फॉर्क मिलते हैं, वो भी ब्लैक कलर के। सस्पेंशन की खासियत ये है कि आप इन सस्पेंशन को रिबाउंड या डैम्पिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहो तो इनको सॉफ्ट या हार्ड भी कर सकते हैं। दोनों ही सस्पेंशन को यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऊपर की साइड में। 110/70 ZR17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर है 5 स्पोक ब्लैक कलर एलॉय के साथ, और फ्रंट वाले टायर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 110 mm की काफी वाइड और काफी चौड़ा टायर रहने वाला है। हेडलैम्प की बात करें तो ऑल LED का सेटअप मिलता है। इस बाइक के अंदर में आपको स्प्लिट LED वाली हेडलैम्प मिलती है जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है। नीचे में आपको हाई बीम, ऊपर में लो बीम मिलती है। साइड में अगल बगल में LED वाले DRL मिल जाते हैं, और यहाँ पर LED वाले विंगर्स मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। इस बाइक के अंदर में जो पेट्रोल टैंक वाले जो कावल हैं इसके ऊपर में 390 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पूरा मैट फिनिश में अटलांटिक ब्लू कलर है। ये ग्लॉसी अटलांटिक ब्लू कलर है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। 15 लीटर का यहाँ पर मेटल बॉडी का टैंक है, और यहाँ पर ऑरेंज कलर के स्टिकर मिल जाते हैं, और यहाँ पर ड्यूक लिखा हुआ है। तो जिनको भी ऑरेंज कलर से नफरत है, जो लोग नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो वो इस कलर को आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम भी आपको फील कराने वाला है। मिरर इसमें काफ़ी चौड़े यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि ये कास्ट एल्यूमिनियम वाला पार्ट है। यहाँ पर इंजन किल, नीचे में हैजार्ड है। इस बाइक के अंदर में 5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आप इसमें ड्यूक 390R वाला टॉप मॉडल लेते हैं 400 सीसी इंजन के साथ, तो उसमें भी सेम यही फीचर्स मिलते हैं। मतलब कंपनी ने फीचर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो ऑलमोस्ट जो पावर है वो भी यहाँ पर आपको सेम की सेम ही मिल जाती है। 19-20 का ही फ़र्क है। यहाँ पर गियर इंडिकेटर, RPM मीटर है, फ्यूल गेज है, बैटरी के वोल्टेज है, स्पीड वगैरह देख सकते हैं। ABS की लाइट है, TC की लाइट है, यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड की वार्निंग लाइट है। यहाँ पर लो
टेम्परेचर दिखा रहा है, स्ट्रीट मोड दिखा रहा है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, MTC ऑन, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर स्विचेबल मिलता है। आप चाहो तो इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। राइड मोड है तो राइड मोड में आपको यहाँ पर एक ट्रैक मोड मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपको स्ट्रीट वाला मोड मिल जाता है और एक रेन वाला मोड मिलता है। ABS में आपको यहाँ पर रोड मोड में दोनों ABS आगे पीछे वाले काम करते हैं। सुपर मोटो में इसका जो पीछे वाला ABS है ये बंद हो जाता है। MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं। पावर बहुत ज़्यादा है तो इसमें लॉन्च कंट्रोल वाला भी फंक्शन मिल जाता है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। प्लस इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, हैजार्ड है, क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप इसमें क्रूज कंट्रोल को एक बार सेट कर देते हैं तो। जो इसके ग्रिप हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर इंडिकेटर और नीचे में यहाँ पर दिया गया इसका हॉर्न का बटन। इसके जस्ट साइड में आपको मिलता है यहाँ पर USB Type-C चार्जिंग वाला पोर्ट और इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है R15M की तरह। पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल हैं और T शेप की LED वाली टेल लाइट है। जो ब्रेक लाइट है ये भी LED वाली रहने वाली है। पीछे वाला जो फेंडर है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पर रहने वाला है। अब जिसका बजट थोड़ा सा कम है, अगर आपको ड्यूक 390 350 सीसी के इस वाले इंजन में चाहिए तो कंपनी ने इसका जो नाम है वो रखा है ड्यूक 390 विद 350 सीसी इंजन के साथ। और इस बाइक की जो नई एक्स-शोरूम कीमत है वो 22% GST कम होने के बाद 18% GST आने के बाद वो रहने वाली है मात्र 2,77,000 रुपये। और ये बाइक आपको मात्र 3,23,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। जबकि अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आपको वही 400 सीसी इंजन में आपको वही 46 PS की पावर चाहिए 39 Nm के टॉर्क के साथ, तो आप इसमें ड्यूक 390R वाला मॉडल ले सकते हैं। वो पुराना वाला जो मॉडल था वो ड्यूक 390R नाम से कंपनी जो है वो उसको बेचेगी और उसकी जो कीमत है वो सेम वही पुरानी वाली रहने वाली है। और ड्यूक 390 की जो कीमत है वो R में रहने वाली है 3,39,044 रुपये और ड्यूक 390 400 सीसी इंजन के साथ आपको मात्र 4,02,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। इस बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड आपको चेक करा देता हूँ कि 350 सीसी इंजन का जो इसका साउंड है वो यहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो चलिए राइड रिव्यू शुरू करते हैं KTM की ड्यूक 390 विद 350 सीसी इंजन के साथ। 1 से लेकर 6 तक इसके सभी गियर की मिनिमम स्पीड आपको चेक करा देते हैं और इसका जो क्विक शिफ्टर प्लस है ये किस तरीके से काम करता है ये भी चेक कर लेते हैं। पहला गियर डाल दिया, क्लच मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। अब ये बाइक यहाँ पर आइडल कंडीशन में 10 से 11 की स्पीड में चल रही है पहले गियर पर। दूसरा गियर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, दूसरे गियर में ये 13 से 14 की स्पीड में चल रही है क्लच को छोड़ के। तीसरे गियर में ये बाइक 21 की स्पीड में आराम से चल रही है। अब चौथे गियर में भी ये बाइक आराम से चलती रहती है। वैसे इंजन की तरफ से हल्का सा नॉकिंग वाला साउंड आपको यहाँ पर फील हो सकता है। वैसे 5वां गियर अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो ये बाइक आराम से 5वां गियर भी ले लेती है, लेकिन चौथे, 5वें, 6वें गियर में ये बाइक थोड़ा सा नॉकिंग वाला साउंड आपको फील कराती है। हैंडलिंग इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, हल्की सी अपराइट यहाँ पर इसकी हैंडल बार मिलती है जो कि थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसको चलाते समय हल्का सा कमर आपको यहाँ पर झुकानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मिरर इसके दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौड़े रहने वाले। कॉर्नरिंग में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बाइक कॉर्नरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वैसे कंपनी का कहना तो ये है कि ये बाइक 0 to 60 जो है वो पहले की तरह 2.9 सेकंड में निकाल लेती है, लेकिन पहले वाली जो 400 सीसी वाली जो ड्यूक थी वो 0 to 100 जाने में 6.4 सेकंड का समय लेती थी। लेकिन इसको जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, मतलब कि ये 0 to 100 जाने में लगभग 6.9 सेकंड का समय लगती है। मतलब कि ये 0.5 सेकंड इसकी जो टाइमिंग है वो 0 to 100 की यहाँ पर बढ़ चुकी है। वैसे पावर परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको कमी यहाँ पर बिल्कुल भी फील आपको नहीं होने वाली है। सस्पेंशन जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हैवी गड्ढे से भी अगर ये गुजरती है, इस तरह का स्पीड बम्प होता है, यहाँ से भी अगर ये गुजरती है तो आपको बहुत ज़्यादा ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कमर में झटका आपको यहाँ पर फील नहीं कराते हैं। फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन को यहाँ पर रिबाउंडिंग डैम्पिंग करके इसको सॉफ्ट या हार्ड भी आराम से कर सकते हैं। इंजन 50 सीसी छोटा होने के बावजूद इसके इंजन की जो पावर है वो 10% कम, मतलब कि 4.5 PS की पावर यहाँ पर कम हो चुकी है। जो बाइक के इंजन का टॉर्क है ये भी लगभग 5.5 न्यूटन मीटर का कम हो चुका है। लगभग 10 से 12% का जो टॉर्क है वो भी पहले से कम हो चुका है। बाकी माइलेज फिगर की बात करें तो ये बाइक आपको 28 से 30 kmpl की माइलेज आपको आराम से यहाँ पर निकाल कर दे सकती है। इंजन बाइक का थोड़ा छोटा हो चुका है, पावर इसकी थोड़ी कम हो चुकी है, तो टॉर्क भी कम हो चुका है। तो ओवरऑल
देखा तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो पहले से आपको यहाँ पर 10% ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर ये पहले 25 की माइलेज देती थी तो अभी आपको 28 से 30 की माइलेज आराम से निकाल कर दे सकती है आराम से। इसका क्लच का लीवर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाला है और मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस की वजह से इसके गियर को यहाँ पर बिना क्लच दबाए बहुत ही आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये देखो मैंने क्लच को यहाँ पर यूज भी नहीं किया है। इसमें तीसरा गियर आ चुका है, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो कोई भी गियर आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी गियर निकाल सकते हैं। तो बिना क्लच का सहारा लिए इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसके सारे गियर यहाँ पर बहुत ही क्विक तरीके से डल जाते हैं, बहुत ही क्विक तरीके से आराम से निकल भी जाते हैं। इस बाइक को आप चाहो तो छठवें गियर में 40 की स्पीड में आराम से उठा सकते हैं। टॉर्क आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील आपको यहाँ पर नहीं कराएगा। अगर बाइक छठवें गियर में चल रही है, स्पीड इसकी 40 से नीचे है, तो अगर आप इसको उठाते हैं तो थोड़ा सा गियर बॉक्स की तरफ से नॉकिंग वाला साउंड आपको यहाँ पर फील हो सकता है। आइडल कंडीशन में भी आप इस बाइक को तीसरे चौथे गियर तक आराम से चला सकते हैं। 5वें छठवें गियर में भी ये चल जाती है, लेकिन स्पीड बाइक की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे देख सकते हैं चौथे गियर में भी ये 25 की स्पीड में आराम से उड़ जाती है। तो लो एंड टॉर्क इसका यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो बाइक की जो हैंडल बार है ये काफ़ी ज़्यादा आगे है और फुटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी पीछे मिलते हैं, थोड़े से अपर साइड रहने वाले हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा ट्रायंगुलर बन जाता है, जिससे बाइक को अगर आप यहाँ पर लॉन्ग राइड में भी चलाते हैं, टूरिंग करते हैं, कहीं भी हाईवे पे ले जाते हैं, तो ये बाइक आपको बहुत जल्दी थकाने वाली नहीं है दोस्तों। चौथे गियर में भी इसमें जो मिड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया निकल जाती है। 5वें गियर में भी ये बढ़िया कंफर्ट देती है। सेफ्टी की बात करें तो फ्रंट में डिस्क मिलती है, रियर में भी डिस्क है और इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर दोनों ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ब्रेकिंग में रिस्पॉन्स यहाँ पर बाइक का काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो वही डोमिनार के मुकाबले और NS 400 के मुकाबले थोड़ा सा कम है और इसका जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 168 kg इसका टोटल यहाँ पर कर्व वेट रहने वाला है। बाइक ना तो बहुत ज़्यादा भारी है ना बहुत ज़्यादा हल्की है, मतलब इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फील नहीं होती है कि आप डोमिनार को चला रहे हैं या NS 400 को चला रहे हैं, वो बाइक आपको थोड़ी सी ज़्यादा हैवी फील होती हैं। मैन्युअरबिलिटी की बात करें तो इसकी जो मैन्युअरबिलिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है दोस्तों, और इसकी जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा एजाइल है। हर तरीके के रास्ते में से आप इस बाइक को आराम से मोड़ के ले आ सकते हैं। इस बाइक को मोड़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप इस बाइक को 100 kmph की स्पीड में भी आराम से चला रहे हैं तो आप इस बाइक को आराम से थोड़ा तो जिग-जैग आराम से कर सकते हैं कि ये बाइक उतनी ज़्यादा हल्की नहीं है कि ऐसा लगे कि बगल से कोई ट्रक या कोई भारी वाहन गुजरता है तो ये आपको एकदम से डिसबैलेंस करा दे। मतलब कि स्टेबिलिटी इसकी हाई स्पीड में काफ़ी बढ़िया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पुराना वाला जो इनका 400 सीसी का इंजन था उसमें जो हार्ड एक्सेलेरेशन करते थे, उसमें जो आपको इनिशियल में जो पंच मिलता था वो इसके इंजन में नहीं है, लेकिन आपको 19-20 का फ़र्क आपको यहाँ पर फील हो सकता है। अब आपको 0 to 60 की टाइमिंग दिखा देता हूँ। वैसे कंपनी तो बोलती है कि भाई ये 0 to 60 जाने में मात्र 2.9 सेकंड का समय लगती है। चलिए तो परफॉर्मेंस देखा है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसकी, मतलब कि सेम उतना ही टाइम ले रही है भाई। अब जो 400 सीसी वाली जो KTM की ड्यूक 390R नाम से बेची जाएगी, जो कि आपको लगभग 4,02,000 की ऑन रोड पड़ेगी और सेम उसकी जो प्राइस है वो वही पुरानी वाली रहने वाली। लेकिन ये जो 350 सीसी वाली ड्यूक 390 है 349 सीसी इंजन के साथ और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2,77,000 और ये बाइक आपको मात्र 3,23,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है।